हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स के यूनिट नंबर सेकंड लॉ ऑफ फोर्सेस यानी कि बलों के नियम के बारे में। इसमें हम जानेंगे बल क्या होता है, बल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और बल की प्रॉपर्टीज कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। अनुप्रयुक्त यांत्रिकी की फर्स्ट यूनिट को हमने कंप्लीट कर लिया था। जो स्टूडेंट्स उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर अनुप्रयुक्त यांत्रिकी के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको ओपन कीजिएगा। वहाँ पर यूनिट फर्स्ट के सभी टॉपिक्स कवर किए गए हैं, आप उनको वॉच कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स की सेकेंड यूनिट लॉ ऑफ फोर्सेस, बलों के नियम। सबसे पहले हम जान लेते हैं बल क्या होता है, बल के बारे में जान लेते हैं। बल की डेफिनेशन हम किस तरीके से दे सकते हैं। फोर्स इज द एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन द अनदर बॉडी, यानी कि जो फोर्स होता है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स इज द एक्शन, यानी कि एक एक्शन है एक बॉडी का दूसरी बॉडी पर। जो फोर्स है वो एक बॉडी का दूसरी बॉडी पर एक्शन है, हम इस तरीके से बोल सकते हैं। यदि हम चाहें तो हम कह सकते हैं कि फोर्स मे बी डिफाइंड एज एन एक्शन विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंजेस, यानी कि जो फोर्स है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एन एक्शन विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वह उसकी स्टेट को चेंज कर सकता है और उसको चेंज करने का प्रयास भी कर सकता है। ठीक है, या तो हम कह सकते हैं कि चेंज कर सकता है और हम बोल सकते हैं कि चेंज करने का प्रयास भी कर सकता है। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल लें कि किस तरीके से हम किसी वस्तु की अवस्था को चेंज करने का प्रयास कर सकते हैं, तो इसका एक एग्जाम्पल दीजिए। तो कोई अगर एक दीवार है तो उस दीवार पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स में तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो फोर्स जीरो है, तो फोर्स का हम डिफाइंड कैसे करें। वहां पर तो हम कैलकुलेशन में जीरो बता देंगे, लेकिन हम डिफाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, तो दीवार तो वहां पर खिसकेगी नहीं, लेकिन हमने उसको खिसकाने का प्रयास किया, तो इसका मतलब क्या है, वहां हमने फोर्स लगाया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि टेंड्स टू चेंज या फिर चेंजेस, या तो वो चेंज करेगा या फिर चेंज करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो फोर्स में बी डिफाइंड एज एन एक्शन विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी। बल एक वस्तु की दूसरी वस्तु पर क्रिया है, या हम दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि बल को एक ऐसी क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो वस्तु की विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था को बदल देती है या फिर बदलने का प्रयास करती है। यहाँ पर हमने दिखाया गया है कि एक व्यक्ति इस बॉक्स पर फोर्स लगा रहा है। अगर ये फोर्स यहाँ पर खिसक जाता है तो क्या होगा, इस वस्तु की स्टेट चेंज हो जाएगी, यानी कि पहले यहाँ पर था अभी यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं हटा यहाँ से, ये यहीं पर है, तो इसकी स्टेट तो चेंज नहीं होगी। लेकिन इस व्यक्ति ने इसको क्या किया, इसकी अवस्था को चेंज करने का प्रयास किया। क्लियर। अब हम देख लेते हैं, देखिए, internationally many prefer to use a single system called SI unit of measuring the forces। फोर्स को मेजर करने के लिए एक सिंगल सिस्टम जो ज्यादातर प्रीफर किया जाता है इंटरनेशनली, वो क्या है, देखो, SI यूनिट रिकॉग्नाइज्ड फॉर मेजर ऑफ फोर्सेस इन न्यूटन। जो SI यूनिट है उसमें क्या हुआ कि फोर्स को न्यूटन में मापा गया, न्यूटन में मेजर किया गया। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बलों को मेजर करने के लिए ज्यादातर एक ही सिस्टम का यूज होता है और वो है SI सिस्टम, जिसको SI प्रणाली कहते हैं। बल को मापने के लिए मान्यता प्राप्त SI मात्रक न्यूटन है, यानी कि जो इंटरनेशनली मात्रक है बल का वो क्या है, न्यूटन है। और न्यूटन को हम
कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा, हमने बताया था कि अगर किसी साइंटिस्ट के नाम से कोई भी क्वांटिटी, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी लिखी जाती है तो उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ऐसा यूनिट ऑफ फोर्सेस यानी कि एफ, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। और याद रखिएगा 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 न्यूटन हम लिख सकते हैं। तो कहीं पर भी अगर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वहां पर आप देखेंगे कि ये क्या है, न्यूटन है। अब बात कर लेते हैं बलों के प्रकार की। बलों के प्रकार में फर्स्ट आता है पॉइंट फोर्सेस, यानी कि जिसको हम कंसंट्रेटेड फोर्स भी कहते हैं। हिंदी में इसको बिंदु बल बोलते हैं, ठीक है, यानी कि किसी एक बिंदु पर बल लग रहा होगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, पॉइंट फोर्सेस, कंकरेंट फोर्सेस, बिंदु बल कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देख लेते हैं डेफिनेशन। फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट फोर्स, यानी कि किसी पॉइंट पर लगने वाला फोर्स, एक बिंदु पर लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा, पॉइंट फोर्स कहलाता है। इट एक्ट ऑन ए एवरी स्मॉल एरिया कंपेयर टू टोटल सरफेस एरिया, कह सकते हैं कि एक बिंदु पर कार्य करने वाले बल को बिंदु बल कहा जाता है। यह कुल सतह क्षेत्र की तुलना में बहुत छोटे क्षेत्र पर कार्य करता है, यानी कि इट एक्ट्स ऑन ए एवरी स्मॉल एरिया, इट एक्ट ऑन ए वेरी स्मॉल एरिया, सॉरी यहाँ पर वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल एरिया कंपेयर टू टोटल सरफेस एरिया, यानी कि यह कुल सतह क्षेत्र की तुलना में बहुत छोटे क्षेत्र पर काम करता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप फिगर में देख रहे होंगे, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि ये एक छड़ है, छड़ का एरिया इस सतह का, जिस सतह पर ये फोर्स लग रहा है उस सतह का एरिया कितना है, देखिएगा इस सतह का एरिया हमें ये दिखाया गया है टोटल, लेकिन ये किसी एक पॉइंट पर लग रहा है, यानी कि कुल सतह क्षेत्र की तुलना में बहुत छोटे क्षेत्र पर कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बल दिखाया गया है, इसी को समझाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। तो किसी एक पॉइंट पर लगेगा तो हम कहेंगे इसको पॉइंट बल, यानी कि पॉइंट फोर्सेस, बिंदु बल। अब देखिएगा इसको भी हमने इसी फिगर में समझाने की कोशिश की है कि कोई एक मेज है, वहां पर ये कील है, इस पर यहाँ क्या हो रहा है, एक भार लटकाया हुआ है, उस पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। यहाँ पर इसके दोनों, यहाँ पर जो दोनों मेज की टांगे हैं उस पर एक फोर्स काम करेगा इस सरफेस के द्वारा, जो ऊपर की तरफ काम करेगा, यानी कि नॉर्मल फोर्सेस, वो कहलाएगा Fn1 इस, और इस पर हम कहेंगे Fn2। तो ये क्या है, ये पॉइंट फोर्सेस के एग्जाम्पल है, यानी कि ये पूरे सरफेस पर नहीं लगता है, किसी एक पॉइंट पर लगता है। अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि वितरण बल की। डिस्ट्रीब्यूटेड बल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस यानी कि वितरण बल। वितरण बल को आप देख सकते हैं कि ये फिगर दिखाया गया है, इस फिगर में फोर्स जगह जगह बटा हुआ है। ठीक है, तो पूरे सरफेस पर बटा हुआ फोर्स क्या कहलाता है, वितरण फोर्स कहलाता है। तो हम इसमें देख लेते हैं डेफिनेशन डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स की, किस तरीके से हम दे सकते हैं। व्हेन फोर्सेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लार्ज एरिया इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। When force is distributed over large area, it is called distributed forces। यानी कि जब बल को बड़े क्षेत्र यानी कि एरिया में वितरित को हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है, तो उसे वितरित बल कहा जाता है, या हम बोल सकते हैं कि वितरण बल कहा जाता है। यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर एक फिगर दिखाया गया है, इस फिगर में हम क्या कह सकते हैं कि ये नीचे जो ब्लैक कलर में है ये एक सरफेस है, और इस सरफेस पर हम क्या कर रहे हैं, ये बल लगा रहे हैं। ठीक है, कोई मतलब ये एक तख्ती है, तख्ती में ये कील लगी हुई है, तो कीलें लगी हुई हैं, तो हम इस पर बल लगा रहे हैं। ठीक है, ऊपर से इसको इस सरफेस पर दबा रहे हैं, तो देखिए इस सरफेस पर बल जो है वो बटा हुआ है। यहाँ पर हमने इस तरीके से हाथ रखा, और इस हाथ को रखने पर हमें क्या मिला कि ये जो यहाँ पर इस सरफेस पर बल लगेगा वो पूरे सरफेस पर लगने वाला है। ठीक है, तो पूरे सरफेस पर फैला हुआ जो बल होता है उसको हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड बल बोलेंगे। क्लियर, तो इसको हम बोलेंगे एक समान वितरण बल, यानी कि ये सभी जगह पर समान रूप से बटा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस, एक समान वितरण बल। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये थे बल के प्रकार, यानी कि पॉइंट फोर्सेस, यानी कि जिसको हम हिंदी में बिंदु बल बोलते हैं, और एक होता है वितरण बल जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस। क्लियर, अब बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में, यानी कि बल के प्रभाव। बल किस किस तरीके से प्रभाव डालता है और इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं किसी वस्तु पर, देख लेते हैं।
ए फोर्स में प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट इन ए बॉडी ऑन विच इट एक्ट। कहने का मतलब ये है कि एक बल, यहां पर वस्तु है, यह है वस्तु, एक बल वस्तु में निम्नलिखित प्रकार उत्पन्न कर सकता है, यानी कि निम्नलिखित प्रभाव उत्पन्न कर सकता है जिस पर वह कार्य करता है। किसी बॉडी पर अगर बल कार्य करता है तो वो कुछ उसमें प्रभाव उत्पन्न करेगा, कुछ उस पर प्रभाव डालेगा। वो कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। इट मे चेंज द मोशन ऑफ ए बॉडी, दैट इज इफ ए बॉडी इट एट रेस्ट द फोर्स में सेट इट इन मोशन, इफ बॉडी इज ऑलरेडी इन मोशन द फोर्स में बी एक्सेलरेटेड। कहने का मतलब ये है कि यह वस्तु की गति को बदल देता है, अर्थात यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसे गति प्रदान कर सकता है, और यदि कोई वस्तु पहले से ही गति में है तो उसको और ज्यादा, यानी कि उसकी गति को बढ़ा सकता है, उसको त्वरित कर सकता है। तो हमने बोला इट मे बी चेंज द मोशन ऑफ ए बॉडी, दैट इज इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट द फोर्स में सेट इज इन मोशन। यानी कि यदि बॉडी रेस्ट में है तो क्या करेगा, उसको मोशन में सेट कर देगा, और इफ बॉडी इज ऑलरेडी इन मोशन, यदि वो पहले से ही मोशन में है तो उसको जो है और गतिशील कर देगा, उसकी गति को बढ़ा देगा, उसको त्वरित कर देगा। यहां पर सेकंड पॉइंट है इट मे रिटार्ड द मोशन ऑफ ए बॉडी। वस्तु की गति को कम कर सकता है, रिटार्ड का मतलब होता है कम करना। इट में रिटार्ड द मोशन ऑफ ए बॉडी, वस्तु की गति को कम कर सकता है। नेक्स्ट है इट में रिटार्ड द फोर्सेस ऑलरेडी एक्टिंग ऑन ए बॉडी, दस ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट ऑन इट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर वस्तु पर पहले से ही कोई बल लगा हुआ है, कोई बल कार्य कर रहा है, तो उसको वो इक्विलिब्रियम में, यानी कि हम बोल सकते हैं कि संतुलन में ला सकता है, या फिर उसको कम कर सकता है। ठीक है, कम भी कर सकता है, उसको संतुलन में भी ला सकता है। इट मे रिटार्ड द फोर्सेस ऑलरेडी एक्टिंग ऑन ए बॉडी, दस ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम। यह पहले से ही वस्तु पर कार्य कर रहे बलों को धीमा या कम कर सकता है, और इस प्रकार इसे संतुलन में भी ला सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट मे गिव राइज टू इंटरनल स्ट्रेस इन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट। इट मे गिव rise the internal stresses in the body on which it act। यह वस्तु में आंतरिक तनाव बढ़ा सकता है। देखिएगा, इंटरनल स्ट्रेसेस बोलते हैं आंतरिक तनाव को जिस पर यह कार्य करता है, यानी कि यह वस्तु में आंतरिक तनाव बढ़ा सकता है जिस पर यह कार्य करता है। इट मे गिव राइज टू इंटरनल स्ट्रेसेस इन बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक है, अगर हम बात करें फोर्स में, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्सेस, यानी कि बल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो बल की जो विशेषताएं होती हैं, तो फर्स्ट क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, बल में परिमाण होता है, यानी कि बल अपने पास एक परिमाण रखता है, एक वैल्यू रखता है। जैसे कि 100 न्यूटन, 50 न्यूटन, 20 किलो न्यूटन, यानी कि न्यूटन में भी हो सकती है और किलो न्यूटन में भी हो सकती है, क्योंकि न्यूटन जो है वो बल का ऐसा ही मात्रक होता है। तो वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 न्यूटन हो सकती है, 1 किलो न्यूटन हो सकती है, 100 न्यूटन, 50 न्यूटन या 20 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन एटसेट्रा, कुछ भी हो सकती है। यानी कि बल का एक परिमाण होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है। द डायरेक्शन ऑफ द लाइन अलोंग विच द फोर्स एक्ट, इट इज आल्सो नोन एज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। कहने का मतलब यह है कि उस रेखा की दिशा जिसके साथ बल कार्य करता है, इसे बल की क्रिया रेखा कहते हैं। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द लाइन अलोंग विच द फोर्स एक्ट्स, इट इज आल्सो नोन एज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। उस रेखा की दिशा जिसके साथ बल कार्य करता है, इसे बल की रेखा कहते हैं, बल की क्रिया रेखा कहते हैं। नेचर ऑफ फोर्सेस, पुल और पुश। ठीक है, ये आप सभी जानते होंगे, पुल और पुश, यानी कि ये नेचर में फोर्सेस होते हैं पुल और पुश के। दिस इज डेनोटेड बाय प्लेसिंग ऑफ एरोहेड ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस। बल की प्रकृति कैसी होती है, पुल और पुश की होती है, यानी कि पुल माने होता है खींचना और पुश माने होता है धकेलना। यानी कि या तो हम बल से किसी वस्तु को धकेल सकते हैं या बल से किसी वस्तु को खींच कर रख सकते हैं। ठीक है, या तो खींच सकते हैं या फिर उसको धकेल सकते हैं। ठीक है, तो बल की जो प्रकृति होती है, नेचर ऑफ फोर्सेस, वो क्या होता है, पुल और पुश होता है। दिस इज डेनोटेड बाय प्लेसिंग ऑफ एरोहेड ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, यानी कि बल की प्रकृति पुल और पुश होती है। यह बल की क्रिया रेखा पर एक तीर के सिर से निरूपित की जाती है। मतलब कहने का यह है कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर अगर हमें फोर्स को दर्शाना है तो हमने अभी क्या किया, ये ब्लॉक है, इस पर हमने इस तरीके से इसको
दर्शा दे, लेकिन अभी हम इसको कंप्लीटली बता नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ से कैसे पता चल रहा है कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, इस ब्लॉक को हम किस तरफ धकेलने वाले हैं। तो अगर हमने यहाँ पर इस पर ये इसके हेड पर एक एरो बना दिया तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो है इस दिशा में इसको धकेला जा रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए लिखा गया है कि जो बल की क्रिया रेखा है, यानी कि जिस रेखा पर, यानी कि जिस डायरेक्शन में वो क्रिया करता है उसको क्या करते हैं, तीर के सिर से निरूपित करते हैं, यानी कि एरो हेड से निरूपित करते हैं। क्लियर। अब बात कर लेते हैं थ्रू विच द फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट है थ्रू विच द फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉडी, जिसके थ्रू बॉडी पर बल कार्य करता है उसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, एक एरो से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि एक लाइन खींचते हैं और उस पर, यानी कि जिस साइड में बल लगता है, जिस डायरेक्शन में बल लगाया जाता है उस पर क्या करते हैं कि एक ये जो एरो है उस पर एक हेड बना देते हैं, यानी कि एक कैप बना देते हैं। तो इससे हमें पता लग जाता है कि हम किस डायरेक्शन में फोर्स को देख रहे हैं। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं डिफरेंट फोर्स सिस्टम की। ये ज्यादा काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 5 नंबर तक यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। डिफरेंट फोर्स सिस्टम, विभिन्न बल निकाय कौन कौन से हैं इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि सिस्टम ऑफ फोर्स होता क्या है। ठीक है, बल का निकाय क्या होता है, यानी कि जो भी हम देख रहे हैं उसको पढ़ने से पहले उसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं। तो हम फोर्स सिस्टम के डिफरेंट टाइप पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में जानेंगे, यानी कि बल के निकाय के बारे में जानेंगे। क्लियर। बल के निकाय की डेफिनेशन हम किस तरीके से दे सकते हैं कि व्हेन 2 or more forces act on a body they are called to form a system of forces। जब 2 या 2 से अधिक बल किसी वस्तु पर कार्य करते हैं तो वे बल का निकाय कहलाते हैं। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में यहां पर हम बता रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया गया है और आगे भी आने वाली वीडियोस में आपको बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज मिलेगी। यहां से आप आसानी से याद कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो यहां पर सिस्टम ऑफ फोर्सेस की डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि व्हेन 2 or more forces act on a body they are called to form a system of forces। जब 2 या 2 से अधिक बल किसी वस्तु पर कार्य करते हैं तो वे बल निकाय कहलाते हैं। यानी कि ये कोई बॉडी है, अगर इस पर 2, 3 फोर्स या 4 फोर्स काम कर रहे हैं तो ये क्या है, एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस है। तो हम कह सकते हैं द ग्रुप ऑफ फोर्सेस। ठीक है, यानी कि कई फोर्सेस का ग्रुप क्या कहलाता है, बलों का समूह कहलाता है। सबसे इजी डेफिनेशन यहां से बन जाती है कि द ग्रुप ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ फोर्स। ठीक है, अगर कोई आपसे, यानी कि जो वाइवा होता है मौखिक, इस तरीके से कोई आपसे पूछे तो आप बोल सकते हैं द ग्रुप ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, या इस तरीके से बोल सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक बल अगर किसी वस्तु पर कार्य कर सकते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ फोर्सेस कहते हैं, बल का निकाय कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं डिफरेंट ऑफ फोर्सेस की तरफ। ठीक है, डिफरेंट फोर्स सिस्टम की तरफ चलते हैं। जो फोर्स सिस्टम अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग प्रकार से हमने कैटेगराइज किए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। आइए बात करें फोर्स सिस्टम, बल निकाय के बारे में। तो देखिएगा, बल निकाय यहां पर क्या कहलाता है कि अलग अलग हम कह सकते हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में या फिर सेम डायरेक्शन में जो भी है, लेकिन 1 से 2 या 2 से ज्यादा फोर्सेस किसी वस्तु पर काम करने चाहिए, उसको हम बल का निकाय कहते हैं, सिस्टम ऑफ फोर्सेस कहते हैं। यानी कि द ग्रुप ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ फोर्स सिस्टम। ठीक है, द ग्रुप ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड फोर्स सिस्टम। तो यहां पर फोर्स सिस्टम यानी कि बल निकाय को हम किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं, तो बल निकाय को 2 भागों में हम बांट रहे हैं। फर्स्ट है कोप्लेनर और सेकंड है नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब होता है एक तलीय, और जो नॉन कोप्लेनर है उसका मतलब होता है भिन्न तलीय, यानी कि एक तल में और अलग अलग तल में फोर्सेस लगते हैं। ठीक है, तो बल निकाय को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, और जो कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर है उनको हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। और वो क्या क्या है देखिएगा, एक तलीय यानी कि कोप्लेनर को जो हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो कोलिनियर, पैरेलल, कनकरेंट, नॉन कनकरेंट। कोलिनियर होता है एक रेखीय, जिसको हम समरेखीय भी बोलते हैं। पैरेलल होता है समांतर, कनकरेंट होता है संगामी, नॉन कनकरेंट होता है असंगामी। इनकी डेफिनेशंस को हम अलग अलग देखने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अलग अलग डेफिनेशंस और इतनी इजी लैंग्वेज में कि आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। नॉन कोप्लेनर यानी कि भिन्न तलीय, इनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। समांतर यानी कि पैरेलल, कनकरेंट संगामी, नॉन कनकरेंट असंगामी। ठीक है,
तो ये थे बल निकाय के टाइप। अब इनके अलग अलग डेफिनेशन है, इनके कोलिनियर, पैरेलल, कंकरेंट, नॉन कंकरेंट क्या होते हैं और नॉन कोप्लेनर, कोप्लेनर क्या होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। बिल्कुल इजी लैंग्वेज है, आपको कभी भी और डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप याद करोगे आपको एग्जाम टाइम में सही तरीके से आपको इजी लैंग्वेज में लिखने में आसानी होगी। सो स्टूडेंट्स, यहां पर हम देख लेते हैं। फर्स्ट है कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर फोर्सेस को हिंदी में हम बोलते हैं एक तलीय बल। इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं? द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन द सेम प्लेन आर नोन एज कोप्लेनर फोर्सेस। द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन द सेम प्लेन आर नोन एज कोप्लेनर फोर्सेस। वह बल जिनकी क्रिया रेखा एक ही तल या फिर समतल हम बोल सकते हैं, एक ही तल में होती है, उन्हें एक तलीय बल कहा जाता है, यानी कि कोप्लेनर फोर्सेस कहते हैं। द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन द सेम प्लेन आर नोन एज द कोप्लेनर फोर्सेस। वह बल जिनकी क्रिया रेखा एक ही तल यानी कि समतल में होती हैं, उन्हें तलीय बल कहा जाता है। नेक्स्ट है नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, यानी कि भिन्न तलीय बल। भिन्न तलीय बल हम किस तरीके से कह सकते हैं कि the forces whose line of action do not lie on the same plane, do not lie on the same plane, यहां से याद रखिएगा, do not lie on the same plane are known as non coplanar forces. The forces whose line of action do not lie on the same plane are known as non coplanar forces. वह बल जिनकी क्रिया रेखा एक ही तल में नहीं होती, ठीक है, एक तल में नहीं होती, उनको भिन्न तलीय बल कहते हैं। ठीक है, आप देखिएगा इस तरीके से हम इसको दर्शा सकते हैं। देखिए कोप्लेनर फोर्सेस, कोप्लेनर फोर्सेस का मतलब क्या होता है? ये हमारे पास किसी भी कोई भी हमारे पास एक बॉडी है, उसका ये तल है, तो इसमें जो भी फोर्सेस दर्शाए गए होंगे यानी कि इस एक ही तल में, तो वो कहलाएंगे कोप्लेनर। ठीक है, नॉन कोप्लेनर यानी कि ये हमारे पास कोई बॉडी है और ये बॉडी हम देख रहे हैं कि एक तल ये है, एक तल ये है, एक तल ये है, यहाँ पर है, तो ये फोर्सेस है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो ये अलग अलग तल में दर्शाए गए हैं, तो इसको बोलते हैं भिन्न तलीय बल। इनको हम भिन्न तलीय बल बोलेंगे और इनको बोलेंगे हम एक तलीय, यानी कि कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर। यहां पर बात कर लेते हैं कोलिनियर फोर्सेस की, यानी कि समरेखीय बल। समरेखीय बल क्या होता है? बहुत ही इजी लैंग्वेज है, एकदम याद हो जाएगी आपके। द फोर्सेस हु लाइन ऑफ एक्शन लाइज ऑन द सेम लाइन। ठीक है, द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन लाइज ऑन द सेम लाइन आर नोन एज द कोलिनियर फोर्सेस। कोलिनियर याद रखिएगा, कोलिनियर क्या होता है? यानी कि को का मतलब होता है सेम, लीनियर का मतलब होता है लाइन। तो क्या कहेंगे हम? सेम लाइन में जो भी फोर्सेस होंगे, इस लाइन पर जितने भी फोर्सेस होंगे उन फोर्सेस को हम क्या कहेंगे? कोलिनियर फोर्सेस कहेंगे। यानी कि एक ही लाइन में सभी फोर्सेस अगर प्रदर्शित हो यानी कि दर्शाए गए हो, तो उसको हम कहेंगे कोलिनियर फोर्सेस, समरेखीय फोर्सेस। हिंदी में बोलेंगे वे बल जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही रेखा पर स्थित होती है, यानी कि इस रेखा पर इन सभी बलों की क्रिया रेखाएं हैं, तो समरेखीय बल कहलाते हैं। द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, सेम प्लेन में लाई होगी, सेम लाइन में लाई करेगी, तो हम क्या बोलेंगे उसको? कोलिनियर। यानी कि द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन द सेम लाइन आर नोन एज कोलिनियर फोर्सेस। वे बल जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही रेखा पर स्थित होती हैं, समरेखीय बल कहलाती हैं। यानी कि ये कोई एक रेखा है, एक लाइन है, इस पर ही फोर्स यानी कि किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन इसी लाइन ऑफ एक्शन, इसी लाइन पर उसकी लाइन ऑफ एक्शन होनी चाहिए, एक क्रिया रेखा होनी चाहिए, तो उसको हम कहेंगे कोलिनियर फोर्सेस। अब बात कर लेते हैं पैरेलल फोर्सेस के बारे में। पैरेलल फोर्सेस को हिंदी में बोलते हैं समांतर बल। पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन किस तरीके से दे सकते हैं? द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि वे फोर्सेस जिनके लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब हम कह सकते हैं कि अगर उनको आगे बढ़ाया जाए या पीछे हटाया जाए, तो वे कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। तो यहां पर देख लीजिएगा, अगर हमारे पास ये इस तरीके से बल दिए हुए हैं, ठीक है, तो हम इनको कहेंगे पैरेलल फोर्सेस। यानी कि अगर हम इसको इधर को बढ़ाएं और इनको इधर को बढ़ा दें, तो ये एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेंगे। जितनी दूरी यहां पर है उतनी ही सेम दूरी आगे भी रहेगी। तो यहां पर हम बोल सकते हैं इनको पैरेलल फोर्सेस, यानी कि समांतर बल। द फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर आर नोन एज पैरेलल फोर्सेस। वे बल जिनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, समांतर बल कहलाते हैं। क्या? द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर
आर नोन एज पैरेलल फोर्सेस। वे बल जिनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं समांतर बल कहलाते हैं। बात कर लेते हैं कनकरेंट फोर्सेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं संगामी बल। कनकरेंट फोर्सेस क्या होते हैं? द फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट आर नोन एज concurrent forces. The concurrent forces may or may not be collinear. याद रखिएगा, the concurrent forces may or may not be collinear. The forces which meet at one point, वे बल जो एक बिंदु पर मिलते हैं, which meet at one point, जो एक बिंदु पर मिलते हैं, are known as concurrent forces. concurrent forces कहलाते हैं, संगामी बल कहलाते हैं। The concurrent forces may or may not be collinear. याद रखिए, संगामी बल समरेखीय भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। यहां पर इस पॉइंट को याद रखिएगा। वे बल जो एक ही बिंदु पर मिलते हैं संगामी बल कहलाते हैं। संगामी बल समरेखीय भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। नेक्स्ट टाइप की अगर हम बात करें तो बात करते हैं नॉन कनकरेंट फोर्सेस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं असंगामी बल। क्या बोलते हैं? असंगामी बल, नॉन कनकरेंट फोर्सेस। इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। द फोर्सेस whose line of action do not meet, याद रखिएगा यहां से do not meet at one point, do not meet at one point, do not meet at one point, याद रखिएगा। the forces whose line of action do not meet at one point are known as non concurrent. concurrent में क्या था? meet at one point, ठीक है। the line of action meet at one point, concurrent. the line of action do not meet at one point, non concurrent. क्लियर है? तो यहां से हम बोल सकते हैं कि वे बल जिनकी क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर नहीं मिलती, एक बिंदु पर नहीं मिलती, असंगामी बल कहलाते हैं, नॉन कनकरेंट फोर्सेस कहलाते हैं। कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स के बारे में बात करें तो कोप्लेनर कनकरेंट फोर्सेस हिंदी में बोलते हैं एक तलीय संगामी बल, या बोल सकते हैं कि समतलीय संगामी बल। तो इसको इंग्लिश में हम डेफिनेशन दे सकते हैं, द फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट, यानी कि कोप्लेनर है, ठीक है, और कनकरेंट फोर्सेस है। तो कनकरेंट का मतलब होता है कि ये एक पॉइंट पर मिलेंगे ही मिलेंगे। याद रखिए, नॉन कनकरेंट का मतलब क्या बताया था? द लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट मीट एट वन पॉइंट। लेकिन कनकरेंट में क्या हो जाता है? द लाइन ऑफ एक्शन मीट एट वन पॉइंट। तो यहां पर वही है, द फोर्स विच मीट एट वन पॉइंट एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन also lie on the same plane। ठीक है, तो कोप्लेनर है तो सेम प्लेन में भी होगा, कनकरेंट है तो एक पॉइंट पर भी मीट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर दोनों कंडीशन बन रही है, एक पॉइंट पर भी मीट करते हैं, इनके एक पॉइंट पर भी मिलेंगे और उनकी क्रिया रेखा एक प्लेन में भी होगी, तो कोप्लेनर कहलाएगी। तो द फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन also lie on the same plane are known as कोप्लेनर और कनकरेंट फोर्सेस। हिंदी में इसको बोलेंगे वे बल जो एक ही बिंदु पर मिलते हैं और इनकी क्रिया रेखाएं एक ही तल में हो, एक समतलीय या फिर समतलीय, एक तलीय या फिर हम बोल सकते हैं समतलीय संगामी बल कहलाते हैं। वे बल जो एक ही बिंदु पर मिलते हैं और इनकी क्रिया रेखाएं एक ही तल में हो तो समतलीय या फिर एक तलीय संगामी बल कहलाते हैं। बात कर लेते हैं कोप्लेनर नॉन कनकरेंट फोर्सेस। यहां से देखिएगा, नाम से आपको पहचानना है, कोप्लेनर एक ही प्लेन में, यानी कि द लाइन ऑफ एक्शन, यहां पर ध्यान रखिएगा, द फोर्सेस विच डू नॉट मीट एट वन पॉइंट एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन द सेम प्लेन। क्लियर? यहां पर कुछ गलतियां थी इसलिए मैंने यहां पर थोड़ा सा कट किया है। द फोर्सेस विच डू नॉट मीट एट वन पॉइंट, जब एक पॉइंट पर मीट नहीं करते तो नॉन कनकरेंट होंगे, एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में लाई करते हैं तो कोप्लेनर होंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या कहा कि कोप्लेनर नॉन कनकरेंट, समतलीय और असंगामी। असंगामी का मतलब क्या है कि एक जगह संगम नहीं होता, एक पॉइंट पर नहीं मिलते हैं। ठीक है, एक पॉइंट पर जहां पर कुछ भी चीज मिलती है उसको संगम बोलते हैं, तो इसलिए यह असंगामी। असंगामी का मतलब है वहां पर उनका मिलन नहीं होगा। तो द फोर्सेस विच डू नॉट मीट एट वन पॉइंट एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन द सेम प्लेन आर नोन एज कोप्लेनर नॉन कनकरेंट फोर्सेस। वे बल जो एक ही बिंदु पर नहीं मिलते, एक ही बिंदु पर नहीं मिलते,
और इनकी क्रिया रेखाएं एक ही तल में होती हैं, एक ही तल में होती हैं, तो एक तलीय असंगामी बल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक तलीय असंगामी बल कहलाते हैं। एक बार फिर देख लीजिएगा, द फोर्सेस विच डू नॉट मीट एट वन पॉइंट एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन द सेम प्लेन आर नोन एज कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस। वे बल जो एक ही बिंदु पर नहीं मिलते, ठीक है, जो एक बिंदु पर नहीं मिलते और इनकी क्रिया रेखाएं एक ही तल में होती हैं, एक तलीय असंगामी बल कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं नॉन कोप्लेनर नॉन कनकरेंट फोर्सेस। नॉन कोप्लेनर नॉन कनकरेंट फोर्सेस, भिन्न तलीय असंगामी बल, भिन्न तलीय असंगामी बल। भिन्न तलीय असंगामी बल क्या होते हैं? द फोर्सेस विच डू नॉट मीट एट वन पॉइंट, द फोर्स विच डू नॉट मीट एट वन पॉइंट देयर लाइन ऑफ एक्शन आल्सो डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन, यानी कि वे एक पॉइंट पर नहीं मिलेंगे और ना ही उनकी लाइन ऑफ एक्शन किसी एक प्लेन में शो होगी। क्लियर है? तो द फोर्सेस विच डू नॉट मीट एट वन पॉइंट एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन आल्सो डू नॉट लाई ऑन सेम प्लेन। वे बल जो एक बिंदु पर नहीं मिलते और जिनकी लाइन ऑफ एक्शन भी एक ही तल में नहीं होती, ना तो लाइन ऑफ एक्शन एक तल में होगी, ना ही वे एक बिंदु पर मिलेंगे, तो भिन्न तलीय और असंगामी बल कहलाते हैं। भिन्न तलीय और असंगामी बल कहलाते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं नॉन कोप्लेनर कनकरेंट फोर्सेस। नॉन कोप्लेनर कनकरेंट फोर्सेस, तो नॉन कोप्लेनर कनकरेंट फोर्सेस को हिंदी में बोलते हैं भिन्न तलीय संगामी बल। भिन्न तलीय संगामी बल, द फोर्स विच मीट एट वन पॉइंट। देखिएगा कनकरेंट है, नॉन कनकरेंट होता तो क्या कहते हैं? डू नॉट मीट। कनकरेंट है तो क्या कहा? विच मीट, ठीक है, यानी कि मिलते हैं एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर, बट लेकिन देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन, लेकिन उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन में नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो वे बल जो एक बिंदु पर मिलते हैं लेकिन उनकी क्रिया रेखाएं एक ही तल में नहीं होती, भिन्न तलीय संगामी बल कहलाते हैं। एक बार फिर देख लीजिएगा, नॉन कोप्लेनर कनकरेंट फोर्सेस भिन्न तलीय संगामी बल बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होती है द फोर्सेस विच मीट एट ए पॉइंट बट देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन। वे बल जो एक बिंदु पर मिलते हैं लेकिन उनकी क्रिया रेखाएं एक ही तल में नहीं होती, भिन्न तलीय संगामी बल कहलाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा आपके अपने YouTube चैनल जीवन क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।